हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 है डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। एरर क्या होता है, इसके सोर्स क्या हैं, क्या क्या टाइप हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इन सब के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। एरर क्या है, एरर को कैसे डिफाइन करना है। एरर ग्रीक वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड वांडरिंग। एक ग्रीक वर्ड है वांडरिंग। वांडरिंग का हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इट मीन्स भटकना। मीन्स रिजल्ट जो हम चाहते हैं, हम जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, अगर वो सही न आए तब कहा जाता है कि कोई ना कोई एरर आ चुका है हमारे रिजल्ट में। तो अगर हम सही इसको डिफाइन करें तो एरर इज डेविएशन फ्रॉम करेक्टनेस। डेविएशन मीन्स रिजल्ट हमारा डेविएट हो जाता है करेक्टनेस से। जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था उससे थोड़ा सा या ज़्यादा डेविएट हो चुका है, तो उसे बोला जाता है एरर, सोर्स ऑफ एरर। पहला सोर्स है एनालिस्ट। एनालिस्ट वो होता है पर्सन जो एनालिसिस करता है, जो टेस्टिंग करता है। एनालिटिकल टेक्निक। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ, केमिकल। केमिकल भी एरर का काज हो सकते हैं। फिफ्थ, एनवायरनमेंट। दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एरर। इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। एनालिस्ट कैसे काज बनता है एरर का, एनालिटिकल टेक्निक कैसे काज बनती हैं, इंस्ट्रूमेंट किस वजह से एरर प्रोड्यूस कर सकता है, केमिकल हैं, एनवायरनमेंट की वजह से क्या एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो पहले है एनालिस्ट। एनालिस्ट पर्सन who perform testing of samples। जो सैंपल्स की टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं वो होते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट एरर का काज कैसे बनेगा, एनालिस्ट की वजह से एरर कैसे आएगा, तो इसमें पहला पॉइंट आता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिस्ट ने प्रोसीजर को समझने में गलती कर दी।
उस वजह से एरर आ सकता है। सेकंड, मिक्सअप ऑफ डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट सैंपल्स, सैंपल को आपस में मिक्स कर दिया, यह भी कारण हो सकता है एरर का एनालिस्ट के द्वारा। मिसलेबलिंग ऑफ सैंपल्स मीन्स सैंपल की जो लेबलिंग हुई है वो गलत है, उस वजह से भी एरर आ सकता है। कैलकुलेशन एरर, एनालिस्ट जो कैलकुलेशन करता है अपनी ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद, वो सही तरीके से नहीं करता, कुछ ना कुछ गलती कर देता है, तो वहाँ भी एरर आ सकता है। एरर का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया है, अपने रिजल्ट से कुछ डेविएट हो जाना, जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, वो होता है एरर। नेक्स्ट इज मेकअप ऑफ वॉल्यूम इज नॉट करेक्ट, वॉल्यूम इज नॉट करेक्ट। एनालिस्ट जो है, सपोज एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज कर रहा है, ये उसका दिया हुआ मार्क है, वो वॉल्यूम मेकअप कर रहा है। सपोज उसने यहां तक वॉल्यूम मेकअप करना था, मेनिस्कस जो था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का इस तरह से, लेकिन वो काफ़ी ऊपर तक इसे ले गया, वॉल्यूम को काफ़ी ऊपर तक ले गया उस मार्क से। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो वॉल्यूम मेकअप करने के दौरान एरर आया है, उसे बोलते हैं मेकअप ऑफ वॉल्यूम इज नॉट करेक्ट। मीन्स वॉल्यूम का जो मेकअप किया है उसने सही ढंग से नहीं किया, इस वजह से भी एरर आ सकता है। ये एनालिस्ट के द्वारा होने वाला एरर है। नेक्स्ट इज, जो एनालिस्ट के द्वारा एरर होता है वो है केयरलेस ऑपरेशन। केयरलेस ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली वो ऑपरेट नहीं कर रहा है एनालिस्ट, तब भी एरर का काज हो सकता है। इम्प्रॉपर जजमेंट, इम्प्रॉपर जजमेंट ऑफ कलर, ये भी एरर का काज हो सकता है एनालिस्ट के द्वारा। ये कुछ एरर हैं एनालिस्ट के द्वारा जो किए जा सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक, सेकंड जो मैंने आपको एरर का सोर्स बताया वो है एनालिटिकल टेक्निक। सपोज आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट की ओवर ड्राइंग होना, लो ड्राइंग होना, वो भी एरर का काज बनता है। तो यहाँ हम पहला पॉइंट लिखेंगे ओवर ड्राइंग, ऑफ
प्रेसिपिटेट। सेकंड इज अंडर ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट। मीन्स प्रेसिपिटेट को या तो ज़्यादा ड्राई कर दिया या अंडर ड्राई किया, उसे प्रॉपर वे में उसे ड्राई नहीं किया। ये एनालिटिकल टेक्निक में होने वाली कुछ गलतियां हैं जो काज बनती हैं। नेक्स्ट इज जो हमारा एरर का सोर्स है वो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं अनकैलिब्रेटेड अगर हम यूज़ करें तो एरर का चांसेस हो सकता है। कोई भी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर को आप फॉलो करने जा रहे हैं, तो चाहे वो ब्यूरेट है, पिपेट है, जो भी ग्लासवेयर है, बीकर है, वॉल्यूमेटिक फ्लास्क है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो एरर का काज बन सकता है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ दूंगा, यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस सही ढंग से दे भी रहा है या नहीं दे रहा। अगर पिपेट है या ब्यूरेट है, उसके ऊपर लिखा है 50 ml, तो वो 50 ml को एक्यूरेट मेजर कर भी रही है या नहीं कर रही, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा या कम तो नहीं है, वो रेंज में है या नहीं, जैसा कि इंडियन फार्माकोपिया में या अदर फार्माकोपिया में दे रखा है। अगर उस रेंज से ज़्यादा या कम जो हमारे फार्माकोपिया में दे रखा है, चाहे वो पिपेट है चाहे वो ब्यूरेट है, वॉल्यूम को मेज़र करता है, मीन्स वो कैलिब्रेटेड नहीं है। ऐसे ग्लासवेयर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एरर का काज बनते हैं जो रेंज से आउट हों। यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड यूज ऑफ अनकैलिब्रेटेड वेट। हम वेइंग बैलेंस का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वेट का यूज़ करते हैं। तो वो जो वेट हैं, चाहे 100 ग्राम है, चाहे 50 ग्राम है, 1 ग्राम है, कैलिब्रेटेड होने चाहिए, तभी उनका यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज एरर का काज हो सकता है। एक और है वेइंग बैलेंस होता है। वेइंग बैलेंस में एक सेंटर पॉइंट होता है, अगर वो सेंटर में नहीं है तो भी एरर का काज आ सकता है क्योंकि उससे वेइंग प्रॉपर वे में नहीं होगी। सेंटर पॉइंट ऑफ वेइंग बैलेंस should be proper। मीन्स वेइंग बैलेंस पे इस तरह से आपको दिख जाएगा, जहां आप वेइंग करते हैं एक सेंटर पॉइंट दे रखा होता है, यहाँ पर एक बबल होता है, वो जो बबल है वो इस सेंटर में ही रहना चाहिए। अगर ये बबल सपोज यहाँ आ गया है या इस जगह है, तो हमारा वेइंग बैलेंस में जो वेइंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, एरर का काज बनेगी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर आपने यूज़ करने हैं कैलिब्रेटेड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ताकि एरर का काज न बने। नेक्स्ट है केमिकल।
केमिकल भी एरर का काज हो सकते हैं। केमिकल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एरर का काज बन सकते हैं। मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो उनकी पोटेंसी डिग्रेड होती है और दूसरा वेइंग में भी प्रॉब्लम आती है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज़ का प्रेजेंट होना भी एरर का काज बनता है। इम्प्योरिटीज़ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एरर का काज बन सकते हैं। रिएक्शन ऑफ केमिकल विद वेइंग बैलेंस, केमिकल जो है वो वेइंग बैलेंस जहाँ हम वे कर रहे होते हैं वहाँ रिएक्ट कर सकते हैं। कंटेनर जिसमें वो स्टोर हैं उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। केमिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, केमिकल अनस्टेबल हो जाता है, उसकी पोटेंसी का लॉस हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो केमिकल की वजह से एरर का काज बनते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं, टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का कम होना, वो भी एरर का काज बनता है। तो पहला पॉइंट मैं इसमें दूंगा प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। सेकंड, हाई एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का हाई हो जाना, टेम्परेचर का लो हो जाना, वो भी एरर का काज बनता है। माइक्रोब्स का प्रेजेंट होना, जिसे माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन बोलते हैं। एनवायरनमेंट जो है माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, अदरवाइज प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकता है और एरर का काज बन सकता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ मटेरियल क्या होते हैं, कुछ केमिकल क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव मीन्स लाइट की प्रेजेंस में वो डिग्रेड हो जाते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस है तो उनकी पोटेंसी पे भी अफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से एरर आ सकता है। लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लेवुलिनिक एसिड, ये लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाते हैं और एरर का काज बन सकता है एनवायरनमेंट। अब आता है टाइप ऑफ एरर। एरर कितने प्रकार का होता है? सिस्टेमिक एरर, and third is gross error.
इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला आता है सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर, सिस्टमिक एरर को हम डिटर्मिनेबल एरर भी बोलते हैं। डिटर्मिनेट एरर। और जो दूसरा नाम है कांस्टेंट एरर। डिटर्मिनेट मीन्स इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको चेक किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। बी, ये तो इसके सिनोनिम है, उपनाम है। कैन बी डिटर्मिनेट, कैन बी अवॉइडेड, can be corrected। मीन्स इनको ठीक भी किया जा सकता है। सिस्टमिक एरर का जो काज है काज ऑफ सिस्टमिक एरर, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पर्सनल, ऑपरेशनल, इंस्ट्रूमेंटल, एंड केमिकल। मीन्स अगर हम केमिकल को प्योर फॉर्म में लेते हैं तो एरर के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इम्प्योरिटी का प्रेजेंट होना एरर का काज बनता है। अगर केमिकल हमारा प्योर है तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होने वाला एरर, इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेना चाहिए यूज़ करने से पहले। कोई भी ग्लासवेयर है, बीकर है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ब्यूरेट है, पिपेट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे HPLC है, वो आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए। UV है, IR है। ऑपरेशनल एरर, ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको सही वे में आपने जैसा प्रोसीजर दे रखा है वैसे ही आपने फॉलो करना है। टेम्परेचर को भी कंट्रोल कंडीशन में जैसा उसमें मेंशन कर रखा है, और जो भी आपने कंटेनर यूज़ करने हैं जैसा उस प्रोसीजर में बता रखा है, उस ऑपरेशन में बता रखा है, आपने उसको फॉलो करना है। मीन्स ऑपरेशन करते वक्त आपको केयरलेस नहीं होना है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में भी वही है, केयरलेस नहीं होना आपको। पर्सनल एरर में एनालिस्ट को अपना पूरा फोकस उस प्रोसीजर पे देना चाहिए जिस सैंपल को वो एनालाइज कर रहा है। तो ये है सिस्टमिक एरर। अगर इन एरर को, ये जो पर्सनल, ऑपरेशनल, इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल, इनको ध्यान में रखा जाए तो हम सिस्टमिक एरर को अवॉइड कर सकते हैं, और ये करेक्टेबल हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। रैंडम एरर, नेक्स्ट आता है रैंडम एरर। मीन्स जो रैंडमली अराइज होता है, रैंडमली अराइज। एनालिस्ट का इस तरह के एरर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता,
जैसे लाइट का फ्लक्चुएट होना, फ्लक्चुएशन इन लाइट, इन एरर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, रैंडम एरर को। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दीज एरर। क्योंकि ये रैंडमली अराइज होते हैं, इनके बारे में एनालिस्ट को भी नहीं पता, तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। एनालिस्ट का इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लाइट का फ्लक्चुएट हो जाना, लाइट का चले जाना, वो भी एक रैंडम एरर का ही काज है। रैंडम एरर को एक्सीडेंटल और इंटरमीडिएट एरर भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल और इंटरमीडिएट एरर। एक्सीडेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि सडन अराइज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को अवॉइड किया जा सकता है, कैन बी अवॉइडेड। ग्रॉस एरर arise due to experimental fault, एक्सपेरिमेंटर फॉल्ट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, arise due to calculation error। कैलकुलेशन को सही ढंग से नहीं किया परफॉर्म, मिक्सअप ऑफ सैंपल, सैंपल की मिक्सिंग कर दी, और लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने में भी मिसगाइड हो जाए एनालिस्ट तो भी ग्रॉस एरर का काज बनता है, बट इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर एनालिस्ट केयरफुली प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ सैंपल न करे, ऑपरेशन जो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने का प्रोसीजर है अच्छे से उसे पता हो, तो ग्रॉस एरर को भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा। दो स्टूडेंट हैं या दो पर्सन हैं, ए और बी, दोनों जाते हैं और ये एक गेम खेलते हैं। गेम यहाँ इनको इस पे हिट करना है, निशाना लगाना है। स्टूडेंट ए जब निशाना लगाता है इस पर, तो उसका इस जगह पर बैठता है अटैक। स्टूडेंट बी का जो अटैक होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो ए और बी का अगर कंपैरिजन करें तो बी का रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, मीन्स उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, लेकिन ए अपने टारगेट को अचीव करने में असफल रहा है।
तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस of observed value ऑब्जर्व्ड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, टू द ट्रू वैल्यू। सपोज कोई पर्सन है, उसका नाम है राम, उसका नाम है राम। राम कहता है कि उसका वेट 65 kg है, उसका वेट 65 kg है। लेकिन जब वो वे करता है तो उसका वेट आता है 64.9 kg। मॉर्निंग में वे किया, फिर उसने वे किया, फिर आया 64.8 kg, फिर वे किया 65.1 kg। मीन्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, क्लोज हैं जो उसकी एक्चुअल वैल्यू के। यहाँ पर 65 kg क्या है? वो एक्चुअल वैल्यू है। और राम का जो वेट आ रहा है 64.9 kg, 64.8 kg, 65.1 kg, मीन्स एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हैं। तो दैट आर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये जो वैल्यू ऑब्जर्व की है राम ने अपने वेट्स की, वो जो कहता था कि उसका वेट 65 kg है, बिल्कुल उसके क्लोज है। तो दैट इज एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है प्रिसीशन। वही प्रोसीजर को फिर फॉलो करते हैं, वही डायग्राम फिर बनाते हैं। जब कोई टारगेट अचीव हो जाता है दैट इज एक्यूरेसी। लेकिन जब रिजल्ट्स अटैक यहाँ होता है, इस जगह पे, यहाँ, नॉट इन द सेंटर, तो सेवरल जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं वो क्या है? प्रीसाइज हैं, प्रीसाइज। प्रिसीशन इज द नियरनेस बिटवीन सेवरल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, nearness between several observed value of the same sample. Precision is the nearness of several observed value of same sample फाइनली एक्यूरेसी और प्रिसीशन को हम यहाँ डायग्राम से देखेंगे। तीन अटैक हुए हैं, वो इस जगह पे हुए हैं। नेक्स्ट
एक अटैक फिर यहाँ होता है, सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे। थर्ड केस में एक अटैक यहाँ है, एक अटैक इधर हुआ है, एक अटैक थोड़ा इस जगह पे हुआ। तो पहला जो रिजल्ट है ए, बी और सी, इनको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ए, बी एंड सी। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये है हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, गुड प्रिसीशन। प्रिसीशन की डेफिनेशन अभी बताई थी, सेवरल ऑब्जर्व्ड वैल्यू की नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू। ये है एक्यूरेसी और गुड प्रिसीशन। एक्यूरेसी मीन्स हाई एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो अटैक हो रहा है वो सेंटर पॉइंट के पास हो रहा है एज कंपेयर टू दिस डायग्राम। तो एक्यूरेसी हाई है यहाँ पे और प्रिसीशन भी यहाँ पे अच्छा है। सेकंड में देखते हैं पुअर एक्यूरेसी, इस वाले डायग्राम में बी वाले में, क्योंकि जो रिजल्ट आया है इस टारगेट को उसने अचीव नहीं किया है, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? पुअर। पुअर एक्यूरेसी, गुड प्रिसीशन। एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ टारगेट को अचीव करने में ये असफल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्रीसाइज रिजल्ट्स आए हैं। सी जो है, इसने जो अपना अटैक किया है, जब इसने अटैक किया तो एक टारगेट, इसका जो टारगेट से काफ़ी दूर था, एक जो इसने अटैक किया, सेकंड वाला और थर्ड वाला तीनों अलग अलग जगह पे हैं। तो यहाँ पर मतलब एक्यूरेट कोई भी नहीं है जो इस टारगेट को अचीव कर पाया है। पुअर एक्यूरेसी है और पुअर ही इस कंडीशन में प्रिसीशन है। अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये प्रीसाइज रिजल्ट्स हैं और ये अपने टारगेट से दूर है काफ़ी, ये थोड़ा सा पास है, ये भी दूर है, तो मीन्स ये रिजल्ट प्रीसाइज नहीं है। एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रिसीशन भी यहाँ पर इस केस में पुअर है। प्रिसीशन इज ऑफ टू टाइप। प्रिसीशन का मीनिंग होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में रिपीट किया जाता है ऑपरेशन, सेम एनालिस्ट होता है, सेम एनालिस्ट, सेम लोकेशन, सेम सैंपल, सेम कंडीशन, सेम प्रोसीजर, ये होता है रिपीटेबिलिटी। एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी सैंपल जो होता है, डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट एनालिस्ट, डिफरेंट लोकेशन,
different procedure. ये है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो प्रिसिशन का टाइप है। आगे रिपीटेबिलिटी में रिपीट करते हैं सैंपल को सेम एनालिस्ट के द्वारा, सेम ही लोकेशन पे, सेम ही सैंपल लेते हैं जो पहले लिया जा चुका है, वही कंडीशन रखते हैं, प्रोसीजर को भी सेम ही रखते हैं। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में डिफरेंट सैंपल लेते हैं, डिफरेंट एनालिस्ट होता है, मीन्स दूसरा पर्सन होता है, डिफरेंट लोकेशन होती है, और जो प्रोसीजर होता है वो भी चेंज करते हैं, लेकिन वो होता है उसी सैंपल के लिए। तो ये है प्रिसीशन। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। These are digits which are necessary to express results which are constant, जो कि कांस्टेंट होता है, विद द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट। ये वो डिजिट हैं जो कि ज़रूरत है जिनकी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स, रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि कांस्टेंट होते हैं विद द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट। कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट हैं और जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं? सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। all non-zeros are significant. All non-zeros are significant means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है significant. ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड जीरो होता है जैसे 1, 0, 0, 2 मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो इनके बीच का जो जीरो है 1 और 2 के बीच का, ये होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। एक बार यहां पे हम इसे सिग्निफिकेंट को ही एक्सप्लेन करेंगे इस स्लाइड में। एंडिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट, एंडिंग जीरो विद डेसिमल पॉइंट, वो भी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है 6.200। डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो जीरो आई हैं दैट आर सिग्निफिकेंट। 2.100 दीज आर सिग्निफिकेंट। अब आता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट का एग्जाम्पल है ऑल स्टार्टिंग जीरोस। ऑल स्टार्टिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो पॉइंट 0.0123, 0.0001, these are non significant.
all ending 0 without decimal point are non-significant. एग्जाम्पल है 100। तो यहाँ पर जो 0 है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो ये है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी में, हमने सोर्स ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर के बारे में स्टडी किया। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।